नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP के द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला कि चंद्रमा पर जो g का मान है वो पृथ्वी पर g के मान का कितना है, 1/6 है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा कूदेगा तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1.5 इसका दिया था, इसको इंटू कर दीजिए कितना 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रमा पर g का जो मान है वो पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप समान बल का उपयोग करके हम पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंचाई तक कूद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, 1/g का व्यस्कर मान पाती है। ठीक है, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह 6 गुना अर्थात 9 मीटर की ऊंचाई पर कूद सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्न में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो बताइए किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं जो है वो लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा या फिर कोलेन्काइमा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेन्काइमा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि कोलेन्काइमा क्या होता है। तो देखिए कोलेन्काइमा जो है वो ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और सिरों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोलेन्काइमा ऊतक असमान प्राथमिक मोटी दीवारों की लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा रहता है, इसमें हेमिकेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है और पैक्टिक सामग्री भी होता है। ठीक है, कोलेन्काइमा कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोलेन्काइमा कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है पौधे के बढ़ते भागों को संरचना और सहायता प्रदान करना। कोलेन्काइमा कोशिकाएं जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है, अधिक लचीला होता है, लेकिन फिर भी सहायता प्रदान करता है कोलेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, यह ऊतक तने को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, भांग हो गया, नारियल की भूसी, ये सब जो है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि इनमें से किस भौतिक विज्ञान ने उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या की है। तो बताइए किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या की है, आर्किमिडीज, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स अगस्ट डी कुलॉम्ब या फिर आइजक न्यूटन। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से डूब जाता है तो उसके वजन में स्पष्ट कमी का अनुभव होता है। ठीक है, जो कि शरीर के डूबे हुए हिस्से के द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक जहाज उस गहराई पर तैरता है जहां उसके द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसकी खुद के वजन के बराबर होता है। ठीक है, जैसे जैसे जहाज पर भार बढ़ता जाता है वह भारी होता जाता है और अधिक पानी को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और वह गहराई में डूब जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है। तो बताइए इनमें से कौन है जो एक सतह पर होने वाली घटना है, क्वथनांक, गलनांक, वाष्पीकरण या फिर हिमीकरण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए सबसे पहले कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो देखिए वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी को तरल से गैस की अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जिस तापमान पर पानी का वाष्पीकरण होने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जिस तापमान पर पानी का वाष्पीकरण होने लगता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वाष्पीकरण कहाँ होता है, तो वाष्पीकरण सतह पर होने वाली घटना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो बताइए इनमें से किस प्रकार की दवा का जो उपयोग है वो अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है, सल्फा दवा, एंटीहिस्टामीन, एंटीबायोटिक या फिर एंटासिड। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड जो है एक पदार्थ होता है जो पेट की अम्लता को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका उपयोग जो है सीने में जलन, अपच या फिर पेट की खराबी से राहत देने के लिए किया जा सकता है। फिर देखिए कि कुछ एंटासिड का जो उपयोग है वो कब्ज और दस्त के उपचार में भी किया जा सकता है। फिर देखिए कि बाजार में बिकने वाले एंटासिड में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है। तो एंटी हिस्टामाइन एक ऐसी दवा होता है जो हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी के लक्षणों का इलाज करती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो है एंटी हिस्टामिन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब शरीर में किसी चीज़ का एलर्जी हो जाता है, ठीक है। फिर देखा कि एंटी हिस्टामाइन गोलियां जो है वो चबाने योग्य गोलियां, कैप्सूल, तरल पदार्थ, नाक स्प्रे और आई ड्रॉप के रूप में भी आता है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो देखिए एंटीबायोटिक जो एक शक्तिशाली दवाएं होता है जो कुछ संक्रमणों को इलाज करती है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। तो बताइए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है, टकराव के साथ, समय के साथ, घनत्व के साथ या फिर वेग के साथ। तो देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो वेग के साथ बढ़ती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि वेग के साथ होती है, ठीक है। देखिए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है उसके वेग में होने वाले परिवर्तन की ऊर्जा है। समीकरण के अनुसार किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के वर्ग के समानुपाती होती है। फिर क्या है कि जब हम वेग 2 गुना कर देते हैं तो ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम वेग का मान बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं वेग का हम यहाँ पे 2 भी रख देते हैं, ठीक है। तो 2 भी रखेंगे यहाँ पे कितना होगा 4v² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले के कंपेयर में गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस उत्पन्न होती है। तो बताइए जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। इसको रिएक्शन कराना किसके साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NaCl बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सोडियम 2 ठो है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, जैसे ही 2 लगाएंगे यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा 2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 2 देना होगा, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। अब उसके बाद बाहर क्या होगा, तो बाहर यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका CO2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा H2O हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि बेंजीन में क्रमशः सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है। तो बताइए बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है, 12 और 3, 3 और 3, 6 और 3 या फिर 9 और 3। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा 12 और 3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेंजीन को वर्ष 1825 में माइकल फैराडे ने अलग किया था, ठीक है। बेंजीन को सबसे पहले किसने अलग किया था, तो माइकल फैराडे ने, ठीक है। कब, 1825 में। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का आणविक सूत्र होता है C6H6, ठीक है, जो उच्च स्तर की असंतृप्ति को दर्शाता है, जिसमें से बेंजीन में 12 जो है 12 सिग्मा होता है और 3 जो है पाई बंद होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो बताइए अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है, बीजाणु गठन के द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा, वनस्पति प्रजनन के द्वारा या फिर मुकुलन के द्वारा। तो देखिए अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है किसके द्वारा, तो द्विविखंडन के द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। देखिए अमीबा क्या है, तो अमीबा जो है वो द्विआधारी विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। मूल कोशिका अपने केंद्रक और साइटोप्लाज्मा को विभाजित कर देती है, जो फिर 2 बेटी कोशिकाओं यानी कि डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है। इनमें से प्रत्येक कोशिका एक नए स्वतंत्र अमीबा में विकसित होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अमीबा जो है वो द्विधारी विखंडन होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, देखिए कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 को रिएक्शन कराने से क्या बनता है, Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अभिक्रिया हुआ है, HgCl2 ऑक्सीकृत होता है या फिर SnCl2 ऑक्सीकृत होता है या फिर Hg2Cl2 ऑक्सीकृत होता है या फिर SnCl2 अपचयित हो रहा है। तो देखिए
इसका सही उत्तर होगा SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, दी गई अभिक्रिया में स्टेन्युअस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन मिलाया जा रहा है। यह Sn की ऑक्सीकरण अवस्था को +2 से बढ़ा करके +4 कर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि अपचयन क्या होता है। तो देखिए, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व को हटाना या फिर किसी पदार्थ को हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व को जोड़ना, मतलब सिकली कहें कि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हटाते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है कौन, ऑक्सीकरण। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को हटाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अपचयन में ऑक्सीजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ठीक है। और ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सी मैंने क्या था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, या फिर स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले जो उत्पाद है वो है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है, C6 होता है, उसके बाद H12 होता है, फिर O6 होता है, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि दो समान प्रतिरोधों प्रत्येक 10 ओम को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ऊपर में देखिए दो समान प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम के समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस यहाँ पे क्या 1/r2, यहाँ पे क्या r3, इस तरह चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 1/10 फिर यहाँ पे 1/10, दोनों को जब सॉल्व करिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा 1/5, यानी कि इसका r का मान कितना हो गया, r का मान 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, अब बोला था कि यह संयोजन जो है आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में आपकी बार ऐड कर दीजिए, यानी कि पहले 5 निकला, जिसके बाद पहले से दिया है 10, कितना हो गया 10 और 5 15 हो गया। तो अब ये क्योंकि यहाँ पे बोला था श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ये r बराबर होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरह चलते रहता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 + 10 कितना होगा 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है देखिए आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध R का जो मान है वो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए कि 1/r बराबर क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। फिर क्या है कि समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए श्रेणी क्रम के बारे में, तो देखिए श्रेणी क्रम में जो 2 या अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध जो है उनका योग होता है, अतः हम लिख सकते हैं R बराबर क्या r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरह चलते रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो बताइए, हीरा में कार्बन परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 0, 2, 4 या फिर 3। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हीरे में कार्बन परमाणु जो है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। हीरे में जो कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। और इस घटना को श्रृंखलन कहा जाता है, इसीलिए कार्बन के बाहरी कोष में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अब जान लीजिए, क्योंकि देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वे विद्युत का संचालन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह एक डैश है। तो बताइए, यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति जो है वो +2 डायोप्टर है तो यह एक है क्या, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की आपतन किरणों, यहाँ पे किरणों हो जाएगा, एक लेंस की आपतन किरणों को अभिसरित करने या फिर विचलित करने की जो क्षमता है इसी को क्या कहते हैं, शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। एक लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है, तो लेंस की शक्ति की इकाई होता है डायोप्टर, ठीक है, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित या फिर विसरित करने की जो क्षमता होता है उसकी फोकल लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे कि देखिए
कम फोकल लंबाई का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को ऑप्टिकल केंद्र के करीब केंद्रित करके बड़े कोनों से मोड़ देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह जमीन से टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाती है। तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ऊपर में कितना था, 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ठीक है। और यह जमीन से टकराने से क्या होता है, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए 10 में से क्या करिए 2.5 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7.5 आएगा तो किस में से ये घटा, 10 में से, तो परसेंटेज के लिए क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे यहाँ पे क्या बैठेगा, 10 बैठेगा। यानी कि 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे काट दीजिए तो फाइनली कितना बचेगा, 75%, ठीक है। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या है कि जब मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में जब स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब जान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसे केवल क्या किया जा सकता है, इसे केवल एक आंतरिक रूप से एक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित करने की एकमात्र शर्त क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित करने का एकमात्र शर्त यह है कि उस पर कार्य करने वाले सभी बल रूढ़िवादी बल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ निम्न वाक्यों को पूरा करें। पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में डैश कुशल माना जाता है। तो बताइए पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में कब कुशल माना जाता है, कभी कभी, कभी नहीं, अधिक या फिर हमेशा। तो देखिए पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में अधिक कुशल माना जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में अधिक कुशल माना जाता है क्योंकि इन ऊर्जा का उत्पादन करने वाले यंत्र जो है कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। पवन ऊर्जा का आशय क्या होता है, तो पवन ऊर्जा का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर के उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन है जो एक अक्रिय गैस नहीं है, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे रेडॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन ये तीनों क्या अक्रिय गैस है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। ये वो आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाने वाले तत्व का पहला तत्व है ये। देखिए अक्रिय गैस, इसको इंग्लिश में हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, उन गैस को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। देखिए जो अक्रिय गैस होता है, जो इनर्ट गैस होता है वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है, और सदा मुक्त अवस्था में ही रहता है। इनमें से कौन कौन सा गैस है, देखिए हीलियम हो गया, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन शामिल है, ठीक है। इनमें से रेडॉन जो है वो रेडियो सक्रिय होता है। समस्त अक्रिय गैसें जो है वो क्या होता है, तो समस्त अक्रिय गैसें मतलब सभी अक्रिय गैसें जो है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पर परागन के लिए परागन कारक नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा पर परागन के लिए परागन कारक नहीं है, जल, जंतु, हवा या पौधे। तो देखिए इसका सही उत्तर जो पौधे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि जब परागन में केवल एक पुष्प या एक ही पौधे पर पैदा होने वाले 2 पुष्प शामिल होते हैं तो इसे आत्म परागन कहा जाता है। कि यदि इसमें एक ही प्रजाति के 2 पौधों पर जन्मे 2 पुष्पों को शामिल होने पर यह पर परागन कहलाता है। देखिए पर परागन के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि वायु, जल, पशु, पक्षी, ये सब पर परागन के कुछ उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि इनमें से कौन लिथियम और सोडियम वाली डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है। तो बताइए लिथियम और सोडियम वाली डोबेराइनर का तीसरा सदस्य कौन हो जाएगा, पोटेशियम, बोरॉन, बेरियम या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे लिथियम और सोडियम वाली डोबेराइनर के त्रिक का तीसरा सदस्य कौन है, पोटेशियम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्षार धातुएं समूह 1 में 6 रासायनिक तत्व होता है, कौन कौन सा। तो देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रेनेशियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिथियम और सोडियम के बाद तीसरा कौन हो जाएगा, पोटेशियम ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि विद्युत रोधक में किस कोटि की प्रतिरोधकता होती है। तो बताइए विद्युत रोधक में किस कोटि की प्रतिरोधकता होती है, 10⁶ ओम मीटर से 10⁸ ओम मीटर तक, या फिर 10⁶ ओम मीटर से 10�৭ ओम मीटर तक, यहाँ पे ओम हो जाएगा। उसके बाद 10⁴ ओम मीटर से 10�৭ ओम मीटर तक, या फिर 10⁴ ओम मीटर से 10⁻16 ओम मीटर तक। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 10⁴ ओम मीटर से 10⁻16 ओम मीटर तक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सिरेमिक, रबर और प्लास्टिक, कौन कौन सा है, सिरेमिक, रबर और प्लास्टिक, ठीक है। जैसे विद्युत रोधकों में धातुओं की तुलना में 10⁻18 गुना या फिर अधिक प्रतिरोधकता होती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है उसकी प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन उसके आकार और आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।